हम जाति लिंग के आरक्षण और संविधान का तो 36 का आंकड़ा है हमारे देश में, जाति लिंग धर्म के आधार पर संविधान, ओनली ऑन दैट बेसिस 36 का आंकड़ा है। हमारा संविधान हमारा संविधान तो कास्टलेस क्लासलेस सोसाइटी की बात करता है। कई जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट भी कहता है, पर हिम्मत नहीं आती है करने की। कास्ट सेक्स एक्स्ट्रा कुछ नहीं हो सकता है। फ्रीडम ऑफ स्पीच और एक्सप्रेशन के बारे में देश में बहुत बड़ी भारी गलतफहमी, बहुत ही बड़ी भारी गलतफहमी कि फ्रीडम ऑफ स्पीच, फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन हमारा फंडामेंटल राइट है, हमारा मौलिक अधिकार, उस पर 9 बंदिशें हैं। असल में ये मीडिया क्योंकि इस हमारे देश की जुडिशरी ने मीडिया को 4th स्टेट बता करके, जो कि 5th कॉलमनिस्ट है, आज 4th स्टेट सेक्स है, 5th स्टेट तो करप्शन है, 6th स्टेट है मीडिया, क्योंकि सारा देश तो सेक्स और करप्शन से चल रहा है, 4th and 5th स्टेट से चल रहा है। मीडिया क्या, मीडिया तो केवल सनसनी पैदा करने वाला, पीली पत्रकारिता करने वाले, इनके पास कुछ नहीं है। ये तो देश को डिवाइड कर रहे हैं, केवल एक हंगामा, तिल का ताड़ बनाते हैं और कुछ नहीं। लेकिन हमारे देश के लोगों को ये समझना चाहिए कि ये फ्रीडम ऑफ स्पीच या एक्सप्रेशन, ये फ्रीडम ये नहीं है कि सब लट्ठे चलाएं। अगर सब एक साथ लट्ठे चलाने लग जाएं सड़क पे आके सब लोग, तो क्या होगा देश का हाल? वो तो बन गया, देश बना दिया गया। लेकिन इस पर 9 बंदिशें हैं, जिसमें 3 हैं पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी एंड मॉरलिटी। पब्लिक ऑर्डर, वहीं तक आपको बोलने की स्वतंत्रता, एक्सप्रेशन, अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता। पब्लिक ऑर्डर, कानून और व्यवस्था, डिसेंसी और मॉरलिटी, नैतिकता और समाज की सामाजिक जो व्यवहार है, डिसेंसी, उसको बनाए रखेंगे। उसके आगे आपकी कोई स्वतंत्रता नहीं है। आपकी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म होती है जहाँ मेरी स्वतंत्रता चालू होती है, मेरी स्वतंत्रता वहाँ ख़त्म होती है जहाँ आपकी स्वतंत्रता चालू होती है। कश्मीर का झगड़ा देखिए, ये पाकिस्तान के आर्मी की तरह ये कश्मीर में हमको उलझाए हुए हैं बुरी तरह से। कश्मीर का झगड़ा कुछ है ही नहीं। अरे कश्मीर का झगड़ा, जब पार्लियामेंट कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली है, जब पार्लियामेंट ने वो पावर ले ली है संविधान सभा की, और वो जो कश्मीर का चैप्टर है इस देश में, वो है भाग 21, पार्ट 21 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, और उसका हेडिंग है, उसका टाइटल ही है टेम्परेरी एंड ट्रांजिटरी प्रोविजंस, और उसकी शुरुआत होती है 369 से, उसके बाद है 370, 370, 370। ये ऐसा जातिवाद की तरह और धर्मवाद, सांप्रदायिक, हिंदू मुस्लिम, अपर कास्ट लोअर कास्ट की तरह ऐसा हुआ बना दिया देश में 370, 370 इलेक्शन के दौरान खास तौर से। अरे 370 में है क्या? जब पार्लियामेंट प्रिवी पर्स ख़त्म कर सकती है, सारे एग्रीमेंट ख़त्म कर दिया और प्रिवी पर्स ख़त्म कर दिया, संविधान में संशोधन किया, तो आप उस आर्टिकल जो कि जबकि टेम्परेरी और ट्रांजिटरी है, माने काम चलाओ, तो उस हमारे देश की संसद जो आर्टिकल 370 का 1 क्लॉज, माने सब वो क्लॉज 1 सब क्लॉज डी, बस सब क्लॉज डी में जहाँ लिखा हुआ है कि एज द प्रेसिडेंट मे बाई ऑर्डर नोटिफाई, वहाँ तक रहने दे, उसके नीचे सब डिलीट कर दे संशोधन करके, बात खत्म हो गई। 370 आप पढ़िए, उसकी क्लॉज 1, उसकी क्लॉज में सब क्लॉज डी है, उसमें डी में जहाँ पर लिखा हुआ एज द प्रेसिडेंट बाय ऑर्डर में नोटिफाई, वहाँ तक रहने दीजिए, बाकी ख़त्म कर दीजिए, हो गया कश्मीर समस्या ख़त्म। कश्मीर इनके बाप का है, पाकिस्तान के। अरे कश्मीर में उद्भट त्रिक संस्कृति, हमारे दर्शन, कल्हण, बिल्हण, जलहण, सोमदेव, उद्भट पंडितों की भूमि, काकोद, लुहार, उत्पल, जिनको आप उत्पल डायनेस्टी, आज शायद हो गया होगा उत्पल डायनेस्टी। कब? माने क्या वो कहाँ से आए थे? वो अरब से आए थे, वो पाकिस्तान के हैं। अरे वो कहाँ से आए? वो यहाँ के ओरिजिनल पंडित थे, बड़े बड़े विद्वान थे, यहीं के लोग थे भाई। इसीलिए हमारे शास्त्रों में, जब ये शास्त्रों में लिखा है, उसकी परिभाषा, अरे इसका मतलब होता है क्या है कश्मीर का? कश्मीर मीन्स केसर, कश्मीर का मतलब भी केसर, कश्मीर का मतलब भी केसर, तो संस्कृत का शब्द है, उसमें लिखा है, उसकी परिभाषा दी हुई है। शारदा मठमारभ्य कुंकुमादि तटांतक तावत कश्मीर देशस्यात् 50 योजनात्मक। तो तुम्हारा कहाँ से हुआ ये कश्मीर भाई? अगर सद्दाम हुसैन ने कुवैत को अपने हाथ कर लिया था तो वो सद्दाम हुसैन का हो गया, या
अफ़गानिस्तान में ये चले गए आतंकवादी, उन्होंने सरकार बना दी थी, तो वो आतंकवादियों की हो गई सरकार। मैंने तुम आक्रमणकारी बनकर आए तो तुम्हारा हो गया, अंग्रेज़ों ने डिवाइड कर लिया तो उनका हो गया। तो ये तो बहुत अच्छा, अमेरिका कल से उत्तर कोरिया में कर दे तो उत्तर कोरिया अमेरिका का हो गया। जर्मनी इतने टुकड़े हो गए तो फिर एक कैसे हो गए? तो आक्रमणकारी ने, अगर अंग्रेज यहाँ आए थे आक्रमण करके हमारे देश को गुलाम बना दिया तो अंग्रेज़ों का हो गया देश। तो पाकिस्तान बन गया तो पाकिस्तान हो गया। सारे तो वहाँ जानते हैं कि हमारी यूनिवर्सिटी थी, जानते हैं कि पाणिनि जी का जन्म वहाँ हुआ था, जानते हैं कि सारे संस्कृतनिष्ठ नाम थे स्थानों के। अंग्रेज़ों ने सब तबाह कर दिया, हिस्ट्री बर्बाद कर दी, नाम बर्बाद कर दिए, सब उच्चारण बर्बाद कर दिए। तो क्या करें? इसलिए इस देश के संसद को ये करना चाहिए कि इस मीडिया पर अंकुश लगाना चाहिए, क्योंकि अगर ये अंकुश नहीं लगाएंगे देश के पब्लिक ऑर्डर, डिसेंसी और मॉरलिटी को ध्यान में रखते हुए, तो एक बहुत बुरा हाल होगा देश का, पछताना पड़ेगा सबको। क्योंकि आप देखिए इन मीडिया वालों, एक मंत्री ने एक पत्रकार को मारा और 30 लाख करोड़ रुपया स्टेट ने दिया, राज्य ने दिया। तुमने इसको क्यों नहीं उछाला? तुम सब कुछ उछालते हो। दुनिया भर की पुलिस कुछ काम करे तो ये बाप रे पुलिस ने ज्यादती कर दी, ना करे तो पुलिस कुछ नहीं कर रही। क्या करे? हर आदमी को एक पुलिस वाला पीठ पर चाहिए। पुलिस वाले क्या करें? उनकी भी फैमिली है, आतंकवादी आते हैं, बड़े बड़े क्रिमिनल आते हैं। आधे अपराधी तो नेता छोड़ देते हैं, आधे अपराधियों को सज़ा नहीं होती है, न्याय कोर्ट सब छोड़ देते हैं। आधे अपराधियों का 20-20 साल तक नहीं होता। तो पुलिस वाले क्या करें? अपनी जान दे दें। और तुम क्या करोगे अगर उनकी जान चली गई? एक पैसा कोई देने वाला, उनके परिवार, जो लोग मर्डर होते हैं उनके परिवार, वो सब छूट जाते हैं। रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस, फांसी नहीं होगी, उस पर हम बाद में आएंगे क्यों नहीं होगी फांसी, जब हम जुडिशरी पर आए। पर आप ऐसा कह करके रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस आप कह ही नहीं सकते हो। फांसी देने का तो संसद को पूरा अधिकार है। धारा 21 अनुच्छेद 21 में अब संसद सबकी लिबर्टी और लाइफ, ये पूरा हमारे देश की संसद को धारा 21 में लाइफ और लिबर्टी लेने का पूरा अधिकार है। लेकिन केवल इतना ही है कि नोबडी, दैट इज द नेगेटिव फंडामेंटल राइट। 21 इज द नेगेटिव फंडामेंटल राइट। ये नया शब्द मैं सारे देश को दे रहा हूँ, नेगेटिव, बट नॉनदलेस इट इज़ फंडामेंटल राइट। इसका मतलब ये है कि 21 में लिखा है नोबडी विल बी डिप्राइव्ड ऑफ हिज लिबर्टी एंड लाइफ विदाउट द फॉलोइंग द प्रोसेस ऑफ लॉ। यानी लॉ के अनुसार किसी की भी लाइफ फांसी हो सकती है। तो आप कैसे कह रहे हो कि फांसी की सज़ा खत्म होनी चाहिए? बार बार रोज़ नोटिस, फांसी की सज़ा खत्म। किसी की भी लिबर्टी लेने का हमारे देश की संसद को फंडामेंटल राइट भी अमेंड करने का है। उस पर मैं बाद में आऊँगा, अभी मैं उस पर नहीं आ रहा हूँ। अभी मैं संसद को केवल कह रहा हूँ कि आप 21 में आपको ये अधिकार है, आप अंकुश लगाइए। केवल आपको कानून, अगर संसद ये कानून पास कर दे कि 6 महीने में फांसी होगी तो 6 महीने में फांसी होगी। अगर वो एक प्रोसीजर कानून बनाएंगे, इस हालत में किसी की भी लिबर्टी, स्वतंत्रता छीनी जा सकती, इस हालत में किसी को भी फांसी, 6 महीने का टाइम, 4 महीने का, 3 महीने का, 1 साल, ये पूरा अधिकार है उनको। वो कोई भी, उनको कोई बंदिश नहीं है। सीआरपीसी में क्या लिखा है, सीपीसी में क्या लिखा है, इससे कोई मतलब नहीं। संविधान सर्वोपरि है, ये फंडामेंटल राइट है। उसमें लिखा है कि किसी की भी लिबर्टी और किसी का भी वो, आप देखिए लिबर्टी छीनी जा सकती है, लाइफ किसी को भी फांसी हो सकती है। लाइफ लेने का मतलब वही है। तो हमारे ये हमारा नेता ने पैसा दिया देश की जनता ने, क्यों भाई? तुमने क्यों नहीं उछाला इसको? क्यों नहीं कहा कि नहीं? तुम्हारे नेता क्यों, तुम्हारे मालिक क्यों नहीं देते हैं? तुम्हारी कंपनी क्यों नहीं देगी? हम लोग क्यों देंगे पैसा? हैं? बिग बी, रेखा, उनकी कहानियां देखे सुबह से शाम तक। दूसरे की लिबर्टी पर तुम माने कुठाराघात करोगे और तुम्हारी लिबर्टी ऐसे ही रहेगी। बेचारी जय भादुड़ी जी को वहाँ राज्यसभा में बैठना मुश्किल हो गया। जब रेखा जी नॉमिनेट होकर आए, सारा फोकस उन दोनों पे डाल दिया। उन्होंने हल्ला भी किया था बेचारे। चेयरमैन ने क्या किया? तुम जो चाहे, जो तुम 50-50 कहानियाँ लोगों के पर्सनल लाइफ की करो, तुम्हारी लिबर्टी है ये, तुम्हारी ये लिबर्टी है और देश के लोगों की लिबर्टी कुछ नहीं है। तुम्हारे ऊपर कोई अंकुश नहीं लगना चाहिए। वाह, बहुत अच्छा है। अमिताभ बच्चन, रेखा, दूसरे जो फिल्म कलाकार हैं, उनकी कहानियाँ रोज़ उछल रही हैं। कुछ चैनल तो सुबह से शाम तक उनके पास दूसरा काम ही नहीं। जय भादुड़ी जी को परेशान कर दिया। ये क्या बात है भाई? मॉडर्निटी सिखा रहे हो, कह रहे हैं हम मॉडर्निटी सिखा रहे हैं, हम साइंटिफिक एटीट्यूड बना रहे हैं,
अरे साइंटिफिक एटीट्यूड, हम इक्वलिटी ला रहे हैं, पुरुष स्त्री और पुरुष। अरे प्रकृति ने एक नहीं बनाया भाई, आखिर जनेगा कौन? बच्चों को। बच्चों को पैदा तो महिलाएं करेंगी भाई, पुरुष नहीं कर सकते हैं। जब प्रकृति ने ये भेद रखा है तो ये तुम कौन से होते इस भेद को मिटाने वाले? उसके लिए संविधान बहुत है, संविधान में सब व्यवस्थाएं हैं। सबके तमाशबीन, हमारे देश का मीडिया सबका तमाशबीन बना रहता है। आज तक मैंने किसी मीडिया वाले को नहीं देखा कि वो बीच में आकर के कोई आदमी मार दिया, सड़क में पड़ा, उसको उठाया हो, किसी की मदद की हो। खाली वो केवल पिक्चर, केवल फोटोग्राफी, केवल वीडियो, और जनता पे सारा जो जनता देखती रहे। और तुम देखते रहे, तुमने क्या किया भाई? तुमने, किसी पत्रकार ने आज तक नहीं, आज तक नहीं। क्यों भाई? क्यों नहीं? और जनता पे दोष। आज तुमने सब कुछ ये करने के बजाय साइंटिफिक तुमने इस देश को भ्रष्ट, बच्चों को भ्रष्ट। इसीलिए किसी ने बहुत अच्छा कहा, ये सही है कि चैनलों की बदौलत आज बच्चे ही पैदा जवां होते हैं, लेकिन फिर भी ऐसा क्या हो गया है कि वो सोते वक्त भी रखते हैं हथियार बगल में। तो किसी ने कहा कि विदेशी सभ्यता में घर खो गया है बचपना इनका, तो देशी चैनलों ने छीन ली है मासूमियत इनकी। इन्होंने मासूमियत बच्चों की ख़त्म कर दी है भाई। तो इसलिए इन पे अंकुश लगाना। अब बॉम्बे में देखा आपने, म्यांमार के उसमें देखा, क्यों नहीं होना चाहिए इन पे एक्शन? इन पे एक्शन होना चाहिए, और एक्शन ही नहीं, इन पर बंदिश लगनी ही चाहिए। हम कहते हैं अगर अन्ना हजारे आएँ और सच में उनकी समझ में ये बात आए तो ये होना चाहिए, और देश में एक ऐसा वातावरण बनेगा, वो घूम घूम करके लोगों में चेतना पैदा होगी कि संविधान को बदलना चाहिए। क्यों बदलना चाहिए वो सब सामने आ जाएगा, सबको बता दिया जाएगा। इसी तरह से फॉरेन अटॉर्नीज़ हैं। फॉरेन अटॉर्नीज़ माने विदेशों के वकील। जब हर चीज़ विदेशी हो गई, तुमने लिबरलाइज कर दिया, करप्शन भी लिबरलाइज हो गया। सन 2001 के बाद 21वीं सदी में करप्शन पूरी तरह से लिबरलाइज हो गया। तो आप इसको क्यों नहीं, लिबरलाइजेशन में क्यों फॉरेन अटॉर्नीज़ क्यों नहीं है, विदेश के वकील क्यों नहीं आएंगे सुप्रीम कोर्ट, हाई कोर्ट में? क्यों नहीं अलाउ किया उनको? क्यों कि ये जानते हैं यहाँ के वकीलों को कि फिर तारीख पे तारीख नहीं होगी। यहाँ की जुडिशरी भी ये जानती है कि तब फिर हमको गलत इंटरप्रिटेशन करना संभव हो जाएगा। इनको ये भी लगता है कि वो अमेरिका की अंग्रेजी तो शायद उसको समझने में भी बहुत दिक्कत होगी। ब्रिटिश अंग्रेजी तो समझ लेंगे, अमेरिकन अंग्रेजी समझ में नहीं आएगी। पर इनको सबसे बड़ा डर ये, अरे जब सब चीज़ विदेशी है, तुम्हारा हथौड़ा विदेशी है, तुम्हारा प्रोसीजर विदेशी है, तुम्हारे कानून विदेशी भाषा में, तुम्हारा काला कोट विदेशी है, तुम गले में गलफांस सफ़ेद वो विदेशी है, सब चीज़ तुमने विदेशी रखी हुई है। तो तुम अटॉर्नीज़ को क्यों नहीं बुला? सब चीज़ तुम विदेश जाना चाहते हो, सबके सब भारत भी छोड़ना चाहते हो। अगर विदेश अलाउ कर दे, अमेरिका, इंग्लैंड, यूरोप, तो सब भारत छोड़ के जाने वाले हैं, कुछ भ्रष्टों को छोड़ करके जिनके यहाँ चांदी बनी हुई है, बाकी कोई रहना नहीं चाहता। तो तुम विदेशी अटॉर्नीज़ को क्यों नहीं? क्योंकि फिर तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख, तारीख पे तारीख नहीं होगी। तो क्यों नहीं बनाया? संसद ने पास किया। क्यों? वकीलों का डर है। क्या कर लेंगे वकील? वकील क्यों चाहेगा कि ये देश, डॉक्टर क्यों चाहेगा कि देश स्वस्थ हो, निरोग हो? वकील क्यों चाहेगा कि देश में सदाचार हो, सुराज हो, सुशासन? वो तो चाहेगा सब भ्रष्ट हो, सब क्रिमिनल हो, उनकी तो चांदी है। क्यों चाहेंगे वो भाई? तुम वकील और डॉक्टर कभी देश को सुखी, निरोग या सुराज और सुशासन चाहेगा कभी? हैं? इसी तरह इस जुडिशरी, जब तक ये जुडिशरी है तब तक कभी ये काला धन वापस नहीं है। अभी आपने पनामा में, मध्य अमेरिका के देश से 500 हिंदुस्तानी, अब ये रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया के गवर्नर साहब भी कह रहे हैं जांच हो रही है, मैं भी उस जांच में हूँ, देखा जाए। अरे वो देखा क्या जाए, वो तो है ही काला धन। अगर किसी का नाम गलत उसमें है तो वो तो देखा जा सकता है, लेकिन वो है ही काला धन, वो है ही चोरी का धन, वो बचाया हुआ ही टैक्स है। लेकिन होगा कुछ नहीं, जैसे दूसरे सब छूटे हैं ये सब एक दूसरे पर उछालेंगे, कुछ दिन चलेगा, बात पुरानी हो जाएगी। जैसे आप टीवी में देखते हैं, चैनलों में, न्यूज़ चैनलों में, आज की बात कल पुरानी, कल के बाद आज की बात फिर आपको पिछले जब से ये टीवी चैनल चालू दूसरी बार नहीं आई।
दिल्ली पुलिस के कितने लोग सस्पेंड किए गए, कितनी दफ़े उन्होंने कहा हमने सस्पेंड कर, कितने लोग सस्पेंड हुए आज तक हमको ये पता नहीं। हम तो कह रहे हैं तुमको अगर दम है तो ये सर्वे करो, ये एक अपना आदमी बैठा करके इंक्वायरी करो कि दिल्ली, बॉम्बे और उत्तर प्रदेश में जितने रेप हुए, जितने क्राइम हुए, ख़ासतौर से रेप बलात्कार करने वाला कौन था, विक्टिम कौन था, केवल पिछले 3 साल का बॉम्बे, दिल्ली और उत्तर प्रदेश। आप इतना तीनों का ही सर्वे कर लो ना, पता लग कौन लोग थे जो क्रिमिनल थे, अपराधी थे जिन्होंने ये काम किया, और विक्टिम कौन था, बस खत्म। इसी तरह से दिल्ली में आप जितना आपके पास उन्होंने कहा हमने सस्पेंड कर दिया, हमने आप उनका देख लो 7 दिन या 10 दिन से ज़्यादा कोई सस्पेंड रहा कि नहीं रहा, और सब विद वेजेस वापस आ गए होंगे, सब बैक वेजेस के साथ, बिना एक पैसा कटे हुए सस्पेंशन का, सबके सब बहाल हो गए होंगे। न हुए होंगे तो शर्त रही हमारी, शर्त रही आप अभी इंक्वायरी करो, देखो। क्यों? वो जानते हैं, सब लोग भूल जाए, सब जानते हैं, सब अधिकारी जानते हैं। 2 दिन हल्ला होगा, नया कोट आपने पहना, नए कपड़े, तो सबकी नज़र गई नया, कल के बाद कोई उस तरफ देखेगा ही नहीं। आज आप बिना कपड़े उतार के चलो बाजार में, कोई देखेगा, उसके बाद कोई देखेगा नहीं, नंगा है तो नंगा है। यही स्थिति है, यही स्थिति है कि 2 दिन उछला, उसके बाद सब चीज़ पुरानी होती ही नहीं। जातिवादी लिंगवादी पर तो हमने कहा ही है कि भाई रिजर्वेशन में हमको ये सर्वे होना चाहिए था कायदे से, जो हमारी धारा 16 जिसमें रिजर्वेशन की ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट क्रीड नहीं होगा, उसमें लिखा हुआ है इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट दे आर नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज दैट इज ओनली द बैकवर्ड क्लास। संविधान कहता है कि केवल बैकवर्ड क्लास ऑफ सिटीजन्स को रिजर्वेशन हो सकता है, और बैकवर्ड क्लास कौन है? नॉट जाति, not लिंग, but only that class which is not adequately represented in the services under the state। यह है धारा 4, उपधारा 4, धारा 16 की उपधारा 4। केवल उन्हीं लोगों को मिलेगा, और इसमें सब कवर्ड है, उसमें पारसी भी हो सकते हैं, उसमें क्रिश्चियन है, उसमें मुस्लिम्स हैं, उसमें ब्राह्मण क्षत्रिय है। ओनली द क्लास विच इज़ नॉट एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड इन द सर्विसेज अंडर द स्टेट, दैट इज़ द बैकवर्ड क्लास विच इज़ इंटाइटल्ड फॉर रिजर्वेशन। जाति, लिंग, इसके आधार पर कोई रिजर्वेशन नहीं हो सकता। इसलिए इनका हर समय इनकी पॉपुलेशन का सर्वे होना जरूरी, उनकी बैकवर्डनेस का, उनकी इकोनॉमिक बैकवर्डनेस का सर्वे होना जरूरी, और तभी इट इज़ द सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेट इफ़ इन द ओपिनियन ऑफ द स्टेट का मतलब है सेटिस्फैक्शन ऑफ द स्टेट, माने पार्लियामेंट या गवर्नमेंट ऑफ इंडिया, असेंबली या गवर्नमेंट ऑफ स्टेट्स या कोई लोकल अथॉरिटी या अदर अथॉरिटीज़ जो भी रिजर्वेशन देना चाहे, उनको पूरी तरह से सर्वे, ऑब्जेक्टिव सेट ऑफ फैक्ट्स पर उनको ये डिसाइड करना पड़ेगा। ये नहीं कि किसी मुख्यमंत्री ने कह दिया कि इनको मिलना चाहिए, ये बैकवर्ड है, किसी प्रधानमंत्री ने कह दिया, किसी सरकार, किसी पार्टी ने, नो, दैट मस्ट बी, दैट इज़ चैलेंजेबल। ये जुडिशरी को देखना है, दैट मस्ट बी ए ऑब्जेक्टिव criteria for deciding, and that is only the population, there is no other criteria। या इकोनॉमिक बैकवर्डनेस भी हो सकती है थोड़ा बहुत, जिसके पास, यही तो है यहाँ इस देश का हाल, जिसके पास शब्द हैं जितने उतना उनसे अर्थ दूर है। बहुत बुरा हाल है माय डियर। इसलिए अभी आप नोटा का प्रयोग करें, इस देश में एक क्रांति लानी है, अहिंसात्मक क्रांति लानी है। चुनाव होंगे, ये नेता मीडिया तो पागल कुत्तों की तरह बौखलाहट में है, ये देश की थाली में छेद ही नहीं हो गया, पूरा पैंदा ही उखड़ने वाला है। जनता तो दलदल में फंसी गाय की तरह है भाई। आज मैं मुस्लिम, ईसाई भाई सब जितने भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र, सबसे ज़्यादा एक्सप्लॉयटेशन मुस्लिम वोट्स का हुआ, इसलिए उनको समझना चाहिए। मुस्लिम्स को तो 5% उन लोगों से जिन्होंने जाति के आधार पर उनका एक्सप्लॉयटेशन किया, शोषण किया और जो रिजर्वेशन लिया, उनसे कहना चाहिए एरियर के साथ 5% हमको दो, क्योंकि जाति के आधार पर ओनली ऑन द बेसिस ऑफ कास्ट, क्रीड, रिलीजन रिजर्वेशन नहीं हो सकता, लिंग के आधार पर रिजर्वेशन नहीं हो सकता। उसमें लिखा है कि वो क्लास बैकवर्ड क्लास है जो कि सर्विसेज में एडिक्वेटली रिप्रेजेंटेड नहीं है। और आप अभी तक जातिवाद से लेते रहो, हमको 5% दो, सब जिन्होंने लिया, चाहे शेड्यूल कास्ट, चाहे बैकवर्ड कास्ट, ओबीसी, उनको उनके कहना चाहिए। और समय आ गया है, इनको ये गलत फहमी न हो कि हम लोग एक नहीं हो सकते हैं। सबको, ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, खत्री, जैन, सिख, बौद्ध, मुस्लिम, ईसाई, पारसी लोग तो रियल आर्य हैं भाई, जैन संस्कृति के पोषक, त्यागीज, भूमिहार, सबको कायस्थ,
सब लोगों को अगर जीवित रहना है, जिस दिन आप एक हो जाएंगे, इस संविधान को बदलेंगे या नोटा का प्रयोग करेंगे, हमको कोई पार्टी, कोई दल, कोई कैंडिडेट मंजूर नहीं है। जिस दिन ऐसा हो जाएगा, इस देश में एक नई संस्कृति, एक नई चीज़ पैदा होगी। आप देखिए, ये तो चलिए ये बात हुई। आप देखिए ज़रा कि जितने फिल्म हीरो हीरोइंस हैं, जितने भी ये माफिया, सब पेरोल पे छूट जाते हैं। गरीब आदमी छूट सकता है? 12-12 साल तक FIR नहीं होती है बड़े आदमियों की, 12-12 साल तक चार्जशीट फाइल नहीं होती है बड़े बड़े आदमियों की, हैं। एक ऐसे हैं 45 मर्डर करने के बाद 12 साल पहले बड़ी मुश्किल से एक केस में डिस्ट्रिक्ट जज ने जेल की सज़ा दी और वो 12 साल से बेल पर है आदमी। क्या होगा? क्या न्याय है इस देश में? ललित नारायण मिश्र के 30 साल हो गए, ऐसे ऐसे केस पड़े हैं। 10 करोड़, जब ये नया संविधान आएगा, आपको हम बता रहे हैं, आज 10 करोड़ केस हैं। 5 साल के अंदर ये 4 या 3 करोड़ पे आ जाएंगे और उसके बाद ये धीरे धीरे कम होकर के कभी भी 2 करोड़ के ऊपर कभी केस नहीं जाएगा, चाहे कितनी भी जनसंख्या बढ़ जाए। पुलिस भी क्या करे? पुलिस वालों के अपने अपनी फैमिली, अपना परिवार देखना है। जिन लोगों का मर्डर हो रहा है उनके बच्चों की चिंता नहीं है, पर रेयरेस्ट ऑफ रेयर केस की बहुत चिंता है कि इनको फांसी के, रिफॉर्मिस्ट जुडिशरी, जिनके बच्चे सड़क पर आ गए, जिनके यहाँ मर्डर हुए, जिनका बच्चा, अनाथ बच्चे आ गए, पत्नी आ गई, विधवा हो गई, उनकी चिंता नहीं जुडिशरी, इन क्रिमिनलों की चिंता। अरे दंडो दमयताम अस्मि, भगवान कृष्ण ने कहा गीता में, दंडो दमयताम अस्मि, दुष्टों दंड, इन दमन करने वाले दुष्ट हरामियों का के लिए दंड मैं ही हूँ। इसीलिए कहते हैं ना, दंड अपराधी के प्रति न्याय है। तो उसका आपने कभी कोई विचार ही नहीं किया, ना आप कर रहे हैं। इसलिए मेरा आपसे फिर ये निवेदन है पूरे देश से कि आप इसको ज़रा गंभीरता से विचार करें, इस पर सोचें मेरे भाई बहन, कि हमको क्या करना चाहिए, किस तरह से करना चाहिए। और ये भी एक बात है कि एक्सप्रेशन ऑफ विल ये होगा आपकी, कि कॉन्स्टिट्यूशन में, संविधान में चेंज करना। आप नोटा का प्रयोग करेंगे, दैट विल बी द एक्सप्रेशन ऑफ योर विल फॉर चेंजिंग दिस कॉन्स्टिट्यूशन। अगर 80% लोग नोटा का प्रयोग, नोटा माने नन ऑफ द, ये गलत है ये शब्द, माने राइट टू रिजेक्शन, हमने रिजेक्ट कर दिया सारी पार्टियां इलेक्शन, किसी भी इलेक्शन में, MLA, MP, पंचायत, ये जिला परिषद, जिसके भी हो, नोटिफाइड एरिया, कॉरपोरेशंस, कहीं भी, कि नोटा, वी रिजेक्ट ऑल द कैंडिडेट्स, ऑल द पार्टीज, वी आर नॉट वोटिंग। और लास्ट बटन दबाई या प्रिजाइडिंग ऑफिसर से पूछे। ये पुरातन काल में भी राजा अगर देवतुल्य माना जाता था तो विष्णु, जनता को भी विष्णु कहा गया था। राजा को सजा, मृत्युदंड देने तक का था। जैसे हमारे यहाँ कई राजाओं के नाम आए हैं, जैसे कि वैन है, नहुस है, सुहास है, सुमुख है। इनको शुक्राचार्य ने भी कहा दुष्ट राजा दंडनीय है। महाभारत के अनुशासन पर्व में तो पागल कुत्ते की तरह मारे जाने के योग्य कहा गया है राजा को, जो दुष्ट राजा। हम इनके कर्मों का भल क्यों भोग, अपने कर्मों का तो हम भोग रहे हैं, इनके भी कर्मों का। तो जनता तो डबल उसमें आ गई, जियोपार्डी में, उसको डबल नुकसान हो रहा है। तो इसलिए आप इसको बचिए। लिच्छवियों का कहते हैं, लिच्छवियों का बड़ा डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन था लिच्छवी, जिसमें ये थे महावीर जी थे, जैसे जैन के अपने आदि गुरु, मैंने 24 तीर्थंकरों में से एक लिच्छवी लोगों का। ऐसे जर्मनी का भी कहते हैं कभी, बहुत रियल लोकराज जिसको कहते हैं, गवर्नमेंट फॉर द पीपल, बाय द, ऑफ द पीपल, बाय द पीपल, ये थी वो गवर्नमेंट, लोकराज था वो। सचमुच में देश बचाने के लिए ब्राह्मण क्षत्रिय, इन लोगों को मैं बार बार कह रहा हूँ, मुसलमान भाइयों, इनको गलत फहमी हो रही है कि आप हम सब लोग एक नहीं हो सकते हैं। ये आप हम सब के जीवन का प्रश्न है, आपके बच्चों का, पीढ़ी दर पीढ़ियों का भाई। इसलिए करिए, आइए, इसको कुछ कहिए कि ताकि हम कुछ कर सकें, कुछ हो सके देश में। ये 30 से 35% इस वर्तमान संविधान में बड़े रेडिकल चेंजेस होने की ज़रूरत है, बहुत। 30-35 बस वही होगा असली, जो मैं बार बार बता चुका हूँ कि क्या होगा। ये नहीं तो 2024 तक मैं आपको बता रहा हूँ, इस देश में एक बगावत की स्थिति, सिविल कमोशन की स्थिति। और ये हम देख रहे हैं, ये सिर्फ शायर जानता है कह कहों की असलियत, सिर्फ शायर जानता है कह कहों की असलियत, हर किसी के पास तो ऐसी नज़र होती नहीं। मुझे लगता है, दिख रहा है क्या होगा। बिहार देख लिया हमने, अभी तो 17 है, 19 का इलेक्शन, 24 के इलेक्शन में तो गोली क्या बम चलेंगे, ये आप समझ लीजिए, अगर नहीं हुआ तो।
समझना ये है कि राज्य में सबसे महत्वपूर्ण तत्व जनता है। भाई वो पंच परमेश्वर, उसको वोक्स पॉपुली कहा गया है, जनता जनार्दन परमेश्वर है, उसके बाद है देवता भी अगर सच पूछा जाए। यहाँ सरकार और जुडिशरी, यहाँ के नेता, यहाँ के लेजिस्लेचर, यहाँ के एग्जीक्यूटिव तो पहले पैरों से धूल उड़ाते हैं और फिर कहते हैं हमको कुछ दिखाई नहीं देता। ये हाल है यहाँ का। पर फिर भी वैयक्तिक चिंतन, मेरा व्यक्तिगत चिंतन से सामूहिक चिंतन, सामूहिक विचार मंथन और उन मुद्दों पर मीमांसा, संवाद, ये सत्य अन्वेषण का एक आधार है। सामूहिक रूप से हम लोग इस पर विचार करें, सोचें। राजनीतिक चिंतन जो मैं दे रहा हूँ, जो मैं बात कर रहा हूँ, मैंने आपके समक्ष रखा, वो भविष्य में होने वाली क्रांति का सूचक है। सच यही है, अगर सच पूछें, कि मनुष्य के अध्ययन का सर्वोत्तम शिखर मनुष्य ही है। लोकतंत्र में उसकी नींव संविधान है। जब आप जैसा सोचें, अब आप जैसा सोचें, हमने अपनी ड्यूटी निभाई, मुझे इसकी चिंता नहीं कि मुझे फांसी की सज़ा हो, मुझे जेल की चिंता नहीं, हम अपना जीवन जी भर करके जी गए हैं। अब तो हम चक्रवृद्धि ब्याज में चल रहे हैं। अंजाम जो होगा मैं भुगतूंगा, आप बचे रहें, देश और समाज बचा रहें। देश के चरित्र में पिछले 21वीं शताब्दी के प्रारंभ 15 साल में जितनी विकृति आई, वो 10वीं शताब्दी से अब तक की विकृति से कहीं 10 गुना ज़्यादा है 15 साल के अंदर। आप सोचिए कि फिर 2024 और फिर उसके आगे क्या होगा। अगर 15 साल में पिछले 1000 साल से भी ज़्यादा विकृति आई तो 24 तक तो 5 गुना हो जाएगी। तो इस जुडिशियल सिस्टम, रॉटन सड़े गले जुडिशियल सिस्टम और इस संसदीय प्रणाली को, अतः इस संविधान को बदलना ही होगा, तभी ये सब कुछ बदलेंगे। इससे क्या मिलेगा, क्या होगा? हमेशा हमेशा के लिए आपको फिर कभी संविधान नहीं मिलेगा। क्यों? उसमें जनता सर्वोपरि होगी। सारी चीज़ें जनता को रिफ़र की, जहाँ भी कहीं कोई ऐसी बात होगी जो संविधान में नहीं है, जो पावर संसद को नहीं है, एग्जीक्यूटिव, वो जनता को रिफ़र की जाएगी। तो जनता को रिफ़र करके संविधान में नवीनता आती रहेगी, रिनोवेशन होता रहेगा, रिन्यूअल होता रहेगा संविधान का समय समय पर। तो कभी ये सीरिया नहीं तो ये सीरिया बन जाएगा। अगर आप सीरिया बनाना चाहते हैं तो करिए, रहिए जैसा हो रहा है। तो ये जीवन शास्त्र बनेगा, रियल ब्राह्मी स्थिति, जीते जी ब्राह्मी स्थिति कहते हैं इसकी। हमारी पीढ़ियों दर पीढ़ी, हजारों सालों तक आपको संविधान, भागीदारी, पार्टिसिपेटिव डेमोक्रेसी, सही मानों में इक्वालिटी लीडरशिप होगी, बेईमानी खत्म हो जाएगी। अन्ना जी की तरह रोज़ रोज़ का ये ड्रामा कि आज ये राइट टू रिजेक्ट का, आज सुप्रीम कोर्ट के जजों की सर्विस कंडीशंस का, आज उनके अपॉइंटमेंट का, आज लोकपाल का, इस तरह से रोज़ नहीं करना। वो जनता को रिफ़र होगा जो भी नई चीज़। झूठे केस लगाने की किसी की हिम्मत नहीं होगी। केसेस मैंने बताया 5 साल में 10 करोड़ केसेस 4 करोड़ 3 करोड़ पे आ जाएंगे हैं। बाकी संविधान जितना है वो तो वैसे ही रहा। वोट की राजनीति खत्म हो जाएगी, वोट रहेगा वोट की राजनीति, धर्म रहेगा धर्म की राजनीति खत्म, संप्रदाय की राजनीति खत्म हो जाएगी, लूटपाट की राजनीति खत्म हो जाएगी, भ्रष्ट सत्ता रहेगी लेकिन अन्याय, शोषण, भ्रष्टाचार, लूट खत्म हो जाएगा। बाकी बार बार आप इसे YouTube पर सुने, ये शायद बहुत लंबा होगा। आखिर कब तक ठहर सकता है वो घर, आ गया हो बुनियाद में ही जिसकी खलल, कुछ नहीं बदलेगा अगर हम नहीं बदले। गूंगे जब निकल पड़ेंगे जुआ की तलाश में तो सरकार तो कहेगी ये बगावत कर रहे हैं। हम तक आते आते सूख जाती हैं जो नदियाँ, वही नदियाँ अब लबालब भरी रहनी चाहिए। मेरे दोस्तों, मैं एक बार आप सबसे पुनः आग्रह कर रहा हूँ कि इस संविधान को बदलने के लिए आप कटिबद्ध हो जाए, अन्यथा गैर मुमकिन है कि हालात की गुत्थी सुलझे। अहले दानिश ने बहुत सोच समझकर उलझाई है। राजपथों ने दिखलाए नंगे नंगे सीन, जनपथ वाली आँख में आए स्वप्न हसीन। भाई यही है महाजनों ये निगत सपनता, जैसा रास्ता दिखाया, संसद दिखा, नेता दिखा रहे, जनता उसी पे चल रही। इसलिए अब समय आ गया है कि और नहीं, आगे बदलने के लिए तैयार रहिए। अगर आप अपना मुकद्दर, इस देश का मुकद्दर, समाज का मुकद्दर, अपने बच्चों का पीढ़ी दर पीढ़ी मुकद्दर बदलना चाहें। एक बार फिर आप सबको नमस्कार, धन्यवाद। मैं हूँ पंडित ओम।